हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वही हमेशा की तरह मेरा सेम डायलॉग हमेशा ही होता है। मतलब मैं अच्छे की कामना करने में ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि यार आप अच्छा सोचो, ठीक है ना। इसलिए उम्मीद है कि बेहतर से बेहतरीन आप कर रहे होंगे और जीवन में आगे भी वो आप अच्छा करेंगे, है ना। मतलब अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग चले जाएं तो जितना बड़ा ये यूनिवर्स है, मतलब उतना ही हमारे दिमाग के अंदर ये मान लो कि एक यूनिवर्स है जिसका हम जैसे हम इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, उसी तरह हम हमारे पूरा जो दिमाग है, पूरा जो ब्रेन है, उसके एक नेग्लिजिबल पार्ट का यूज कर पाते हैं पूरी लाइफ में। तो सोचो कि जैसे इस यूनिवर्स में हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वैसे ही हमारे पूरे ब्रेन की जो पावर है उसका हम नेग्लिजिबल पार्ट हम पूरे जीवन में क्या कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ में हमेशा आप याद रखो कि बी पॉजिटिव। एक यूनिवर्स बाहर है और एक यूनिवर्स हमारे भीतर है। हमारे भीतर की एनर्जी जब बाहर की एनर्जी से कनेक्ट कर जाती है, उस दिन सपने सच होते हैं। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है बेसिकली। तो आप अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार रखें, हमेशा अपने आप के बारे में अच्छा सोचें, हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहें कि यार आईआईटी जेईई में सिलेक्शन अपना कोई नहीं रोक सकता, फर्स्ट रैंक अपनी है। मतलब सोचो ही मत तुम फर्स्ट रैंक की। एक ना एक दिन, मतलब मेरा दोस्त एक बार बता रहा था, कहानी सुना रहा हूँ, एक पढ़ना लिखाना चलता रहेगा। एक दिन मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि यार सोचो कि मान लो कि पहले सीरियल आते थे तो भगवान शिव मान लो कि वहां से चले स्वर्ग से, कैलाश पर्वत से, वो बोले आज मैं पृथ्वी पर किसी की इच्छा पूरी करके आऊंगा, है ना। मान लो कि उनका मन हो गया किसी की इच्छा पूरी करके आनी है। अब उसी समय तुम कर रहे हो यार फर्स्ट रैंक अपनी है, यार फर्स्ट रैंक लानी है, फर्स्ट रैंक लानी है, और भगवान को तुम दिख गए यार, ऐसा सोचो। और द मोमेंट तुम उनको दिखे उसी समय तुम्हारी विश कंप्लीट, फर्स्ट रैंक तुम्हारी, कोई नहीं रोक सकता। समझ पा रहे हो मेरी बातों को। तो कभी भी लाइफ में ये सारा खेल एनर्जी का है। हम सब एनर्जी के मास में बदले हुए रूप हैं। यही तो है मॉडर्न थ्योरी कि यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स ऐसे बना कि शुरू में एनर्जी था, एनर्जी का मास में कन्वर्जन हुआ। तो हम सब मास हैं एंड वी आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सब एनर्जी के फॉर्म हैं अलग अलग। समझ पा रहे हो बात को। तो मेरी चीजों को ध्यान से समझना। ये एनर्जी तुम्हारे वाली जब यूनिवर्स की एनर्जी से जिस दिन मैच हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे सपनों को पंख लग जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो और हमेशा पॉजिटिव विचार रखिए आप। चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी बात। और बात कुछ इस तरह की है कि हमने एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया था। उस रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम था, अगर आपको याद हो तो, कार्बोकटायन। और मैं आपको कह रहा था कि भैया मुंह जबानी आना चाहिए तुमको कि कार्बोकटाइन अगर किसी रिएक्शन में बन गया तो वो कार्बोकटाइन किसके सहयोग से बनेगा। ये बनता है विद द हेल्प ऑफ लीविंग ग्रुप। जब लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है किसी सबस्ट्रेट से तो कार्बोकटाइन बनता है। ये कार्बोकटाइन क्या क्या कर सकता है। ये कार्बोकटाइन रीअरेंज हो सकता है बिफोर एक्सटर्नल अटैक। रीअरेंज बिफोर एक्सटर्नल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बिफोर एक्सटर्नल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये रीअरेंज कर सकता है अपने आप को। माइग्रेशन का ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर माइग्रेशन का जो था, हाइड्राइड का शिफ्ट, फिनाइल का शिफ्ट, फिर उसके बाद 3 डिग्री का शिफ्ट, 2 डिग्री का शिफ्ट, 1 डिग्री का शिफ्ट, लास्ट में मिथाइल का शिफ्ट। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो माइग्रेटरी एबिलिटी का ये जनरल ऑर्डर है। इस रीअरेंजमेंट में माइग्रेशन पढ़ा अपन ने, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ा, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में अपन ने जानकारी ली, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है ना। हमने इसमें रिंग एक्सपेंशन के बारे में जानकारी ली, अगर तुम्हें याद हो तो। और हमने इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी जानकारी ली, अगर तुम्हें याद हो तो, कि मुंह जबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है। ये अपना शेर कई दिनों से चल रहा है यार, आज इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। मैं हमेशा कह के जाता हूं तुमको कि मुंह जबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। आगे सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में। खैर, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, इसकी बात कर रहे थे। रीअरेंज कर लिया अपन ने। और दूसरा काम यहां पर क्या हो सकता है,
इंटरनल अटैक हो सकता है। अगर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या कर सकता है, इंटरनल अटैक इसके ऊपर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कार्बोकटायन बन गया, यहां पर कार्बोकटायन बना, और अगर इसके अंदर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, अगर इसके अंदर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, दैट इज द इंटरनल अटैक। तो रीअरेंज कर सकता है, इंटरनल अटैक हो सकता है कार्बोकटाइन के ऊपर। रीअरेंजमेंट में क्या क्या हो सकता है वो सारी चर्चाएं अपन ने कर ली। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये सारी चर्चाएं अपन कर चुके हैं। जगाए रखना है खुद को, पेन का इस्तेमाल करना है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा लिखते रहना है। जब ऐसा मन करने लगे कि यार अब और तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है बैठना, आंखें अपने आप बंद हो रही हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम दूसरी अवस्था में चले जा रहे हैं, मजा सा आने लगा है, आंखें बंद होने लगी हैं। मैं जानता हूं ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो उस समय अगर आप देखो, दो ऑप्शन है, या तो आप उसी अवस्था में बने रहो और चरम सुख की प्राप्ति कर लो, भैया सो जाओ, या तो आप उसी अवस्था में बने रहो और चरम सुख की प्राप्ति कर लो, सो जाओ। या फिर अगर आप उस अवस्था में नहीं बने रहना चाहते, नींद की अवस्था में, और अपने आप को उससे बाहर निकालना चाहते हो, तो अपना पोजीशन चेंज कर लो। पोजीशन चेंज कर, तभी तो कहते हैं कि नींद सी आने लगे तब मुंह धुल जाओ। तो मुंह धुलने का वैसे कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, बट तुमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो बॉडी हरकत में आ जाती है, एनर्जी वापस फ्लो होने लगती है। मजा सा जब आने लगे, यूं होने लगे, तब जब वापस खड़े हो जाना, बाहर जाके मुंह धुल जाना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। आओ देखो, लंबी कहानी चलेगी, ये कहानियों का दौर है यार। ये सिलसिला किसका है, ये कहानियों का सिलसिला है, ये चलता ही रहेगा। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, पूरी तरह कहानियों पर आधारित है। मैकेनिज्म पर बेस्ड चलेंगे अपन चलेंगे पूरा का पूरा। एक एक चीज तुम्हें सिखाई जाएगी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैथमेटिक्स के प्रश्न की तरह जब नए प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिखेंगे, जब आईआईटी का पेपर तुम दे रहे होंगे, उस समय तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगेगा, इतनी अपनी गारंटी, नया कुछ नहीं लगेगा। एवरीथिंग तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इस प्रश्न को अप्रोच कर सकते हो, यहां तक की अपनी गारंटी रहेगी, याद रखना। आओ देखो, लेकिन मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा भैया, मेरे चलाए हुए नक्शे कदम पर तुम्हें चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम यहां पढ़ लिए और फिर उसके बाद कॉपी फेंक दी, ना, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत इधर चल रही है उतनी मेहनत उधर कैमरे के उधर भी होनी चाहिए, तभी मिल पाएंगे एक दिन जब तुम आईआईटी में चले जाओगे। यस, आओ देखो, तो ये है इंटरनल अटैक विद द हेल्प ऑफ लिविंग ग्रुप, रीअरेंज इट बिफोर एक्सटर्नल अटैक। ये था हमारा कार्बोकटाइन जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ये कौन था, ये था हमारा कार्बोकटाइन। उसके बाद सेकंड इंटरमीडिएट जिसकी अपने को मेनली चर्चा करनी है, वो है कार्बन फ्री रेडिकल। वो है कार्बन फ्री रेडिकल, उसे कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। प्यार से इसे CFR भी कहते हैं, प्यार से इसे हम CFR कार्बन फ्री रेडिकल भी कहते हैं। कैसा दिखता है, कैसे बनता है, कि जब किसी सबस्ट्रेट के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जो मैंने कहा था हीट कर दीजिए, सनलाइट कर दीजिए, सनलाइट कर दीजिए, या परऑक्साइड डाल दीजिए, ऐसा कुछ अगर आप काम कर गए तो ये बॉन्ड आधा आधा कट जाता है। यूं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस तरह से बॉन्ड का कटना होमोलिसिस कहलाता है। इस तरह से बॉन्ड का कटना कि तू तेरा और मैं मेरा, ये होमोलिसिस कहलाता है। R पर रेडिकल बन गया, G पर रेडिकल बन गया। कार्बन पर रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर मैं ऐसा कहूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है मेरे भाई, ध्यान रखना। प्लेनर स्पीसीज है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगी ये, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और कुछ ऐसा नजर आने वाला है आपको नजारा, इसकी खूबसूरती के नज़ारे कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। ऐसा प्लेनर है, खूबसूरत है, बहुत दिखता है ये रेडिकल, इस तरह से प्लेनर है। और ये p ऑर्बिटल बिल्कुल यूं, वैकेंट p ऑर्बिटल, प्लेनर प्लेनर प्लेनर,
पक्की बात है। देखो आओ देखो, प्लेनर प्लेनर प्लेनर। आओ देखो, जरा ध्यान दो, जगाए रखना खुद को, सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना। समझ पा रहे हो? कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और प्लेनर है, ये सब सारी चीजें हैं। इट कैन रीअरेंज इटसेल्फ बाय रेजोनेंस ओनली। इट कैन रीअरेंज इटसेल्फ बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की सहायता से ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। आइए, अगर मैं इस कार्बन के नंबरिंग कर दूं C14 और यहां पर मैं बना दूं रेडिकल, तो ये 14 वाला क्या है, कार्बन 14 है, मार्किंग कर रखी है, नंबरिंग कर रखी है। ये रेजोनेंस करके अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन फ्री रेडिकल के पास ज्यादा वैकल्पिक सुविधाएं नहीं है, ज्यादा विकल्प, ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि ये क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। इसके पास एक ही जरिया है, वो है रेजोनेंस। इससे ये अपनी जगह को बदल सकता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लेनर है, इस बात का आपने ध्यान रख लिया है। अब देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो लास्ट में अगर किसी सबस्ट्रेट में कहीं आकर के रुक जाए, हिंदी में एक बात लिख रहा हूं कि अगर कार्बन फ्री रेडिकल सब कुछ करके, अगर कार्बन फ्री रेडिकल सब कुछ करके और रुक जाए, कार्बन फ्री रेडिकल अब कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कर पाए, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाजे सुख, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। ठीक है ना? आओ देखो, अगर ये कुछ ना कर पाए तो ये दो काम कर सकता है, तो ये दो काम कर सकता है, दो काम कर सकता है भैया। कौन कौन से हैं वो दो काम? पहला काम है कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं अपने जैसा भाई गरीब देख के उसके साथ जुड़ जाएगा। गरीब मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कहेगा तू भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैं भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आ लग जा गले, इस तरह से कहेगा। और कॉम्बिनेशन, और दूसरा पार्ट है, अगर इसको असुविधा है कॉम्बिनेशन करने में तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ये कर सकता है, कर सकता है। असुविधा कैसे रहेगी? प्रोपोर्शनेशन, गलत लिख दी ना स्पेलिंग, अरे यार, डिस्प्रोपोर्शनेशन की स्पेलिंग नहीं आती क्या तुमको यार? क्या हो तुम? डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली जो कंडीशन है वो होगी फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड टूट जाते हैं आसानी से, तो ये हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल कंडीशन होगी। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा लेस हिंड्रेंस, लेस जुड़ रहा है तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए यार, लेस हिंड्रेंस फेवरेबल रहेगा इसके लिए। और जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन ना, कॉम्बिनेशन ना हो पाए, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो जाता है। ये कहता है जितनी कम हिंड्रेंस होगी मैं उतना आसानी से कंबाइन कर पाऊंगा। आओ देखो क्या है कॉम्बिनेशन। ये मेरा भाई कार्बन, कार्बन अपने रेडिकल के साथ दूसरा कार्बन इसके जैसा अपने भाई, अपने दोनों भाई जुड़ जाते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। बस दैट, इसी क्रिया को हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है भाइयों और बहनों? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें समझ में आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, पब्लिक कहती है आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। मुझे बताओ, क्या तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ में आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। चलिए खैर छोड़िए। तो कॉम्बिनेशन
इस तरह से होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन एक तो हाई टेम्परेचर पर फेवर करता है और एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसे फेवर करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसके लिए फेवरेबल है, हिंड्रेंस भी इसके लिए फेवरेबल सी चीज है, फेवरेबल है हिंड्रेंस। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा और बाकियों में होगा ही नहीं। 3 डिग्री में ये होता नहीं है और 3 डिग्री में ये भर भर के होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? मतलब है इसका कि यार वो लाइन मेरे से अटक गई यार, कि मुंह जबानी ने बताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। हाँ अब याद आ गया यार, पहले ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो बताता रहूंगा मैं, ये बड़ा मेरे दिल के करीब है ये शेर, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, काम आएगा तुम्हारे भी एक ना एक दिन, ठीक है ना। कि मुंह जबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुम्हें करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि गैर के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि गैर के हो, मेरे होते तो दिखाता कि मोहब्बत क्या है। खैर ये तो चलता रहेगा ऐसा, है ना। कॉलेज में जाने के बाद, पहले के जमाने में ऐसा होता था यार, जब मैं कॉलेज में रहा करता था तो बड़े ऐसे किस्से हुआ करते थे, दुख हो गया, दिल टूट गया। आजकल तो मतलब बड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया मामला, तो दिल टूटने जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। बस ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लगता है, एक दुख सा होता है, एक 2 मिनट के लिए ऐसा लगता है, 2 मिनट के बाद तीसरे मिनट में तो वापस तू नहीं तो तेरे जैसा सही। आओ देखो, जब हम पढ़ते थे तो ऐसे होता था, जब हम कॉलेज में स्टूडेंट थे तब ऐसे कहता था, तू नहीं तो तेरे जैसा भी नहीं, तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह अंधेरों में मेरी, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। तो जब हम पढ़ते थे तब ऐसा होता था। अब आज का जो जमाना आ गया है, आज का जमाना ये, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई दूसरा सही, चलता रहेगा चलता रहेगा। और कोई नहीं तो ठीक है, फिर सोलो ट्रेवलर घूमने निकल जाएंगे। आइए देखिए, तो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री, और उसके बाद आ जाता है हमारा मिथाइल। उसके बाद कौन आ जाता है? मिथाइल। तो डिस्प्रपोर्शनेशन इसको फेवर करता है। अब एक बात देखो यार, कैसे होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, वो मैं बताता हूं आपको। ये यहां पर रेडिकल है, ये अल्फा है, ये बीटा है। इसी के जैसा दूसरा भाई, एक का हो जाए ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो जाए रिडक्शन, तो वो कहलाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। समझ पा रहे हो? इसी के जैसा दूसरा भाई इसके सामने आ जाए, इसी का भाई इसके सामने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल गया, होमोलिसिस हो गया, इसका होमोलिसिस हो गया। इसका अगर होमोलिसिस हुआ तो यहां क्या बना? रेडिकल, ये रेडिकल रेडिकल कंबाइन कर गए और इसका हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका क्या हो गया भैया? ऑक्सीडेशन। इसका हाइड्रोजन निकल के, इसका हाइड्रोजन निकल के क्या करेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा चुपचाप जाके, इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, ये कहलाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। और यहां पर एल्कीन बनता है और साथ में एल्केन बनता है। तो ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पर डिस्प्रपोर्शनेशन फेवरेबल है। अगर टेम्परेचर आप हाई कर दोगे तो 2 डिग्री वाले में भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा, 1 डिग्री वाले में भी हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन कि आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो। टेम्परेचर दे करके होमोलिसिस करवाया जा सकता है बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती से। तो हाई टेम्परेचर पर ऐसा होगा और लो टेम्परेचर पर वैसा होगा। अब आप एक चीज और देखिए, अगर डाई रेडिकल हो, ये तो था मोनो रेडिकल की कहानी, अगर डाई रेडिकल हो, इफ डाई रेडिकल्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट
डाई रेडिकल प्रेजेंट हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो जगह रेडिकल है, तो देखिएगा प्रीफर साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन को प्रीफर करना, साइक्लाइजेशन को प्रीफर करना, रिंग बनाना दो रेडिकल है तो, और 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन फेवरेबल होता है। 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन जो होता है वो फेवरेबल होता है। 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन फेवरेबल होता है। कैसे देखो, एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल बन गए, एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल बन गए। अब इसके पास, मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला इसके जैसा जोड़ दूं, पहला इसके जैसा ही यहां पर जोड़ दिया जाए और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, सलूक किया जाए। इस तरह से जोड़ दिया, 6 मेंबर की आपने रिंग तैयार कर ली है, 6 मेंबर रिंग तैयार कर ली। ये प्रोसेस कहलाएगा इंटरमोलिकुलर प्रोसेस, ये प्रोसेस इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसे हम इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन कहते हैं। वहीं अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो 3 मेंबर की रिंग आपको साइक्लोप्रोपेन बनता हुआ नजर आएगा। ये है इंट्रामोलिकुलर, ये है इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन। एक है इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन, एक है इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा कि 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन इज अलाउड, मेंबर साइक्लाइजेशन जो होता है वो अलाउड होता है, साइक्लाइजेशन इज अलाउड। और हम जानते हैं कि एनी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज faster than any intermolecular process. Yes. Do you know why? क्योंकि यहां पर कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे, और 2 से कितना बन गया, 1 बन गया। बताइए इस प्रोसेस में एंट्रोपी घटी या बढ़ी, थर्मोडायनामिक्स से बताइए। इस प्रोसेस में एंट्रोपी घट गई, घट गई एंट्रोपी। पहले दो भटक भटक के अव्यवस्था फैला रहे थे, अब आपने दोनों को बांध दिया, अव्यवस्था क्या हो गई, कम हो गई। और थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस उधर के डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है जिधर अव्यवस्था बढ़ती है, बढ़नी चाहिए अव्यवस्था, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसलिए हम इंटरमोलिकुलर को प्रीफर नहीं करेंगे, विशेष परिस्थितियों में उसे किया जाएगा, पर सामान्यतया इंट्रामोलिकुलर को प्रीफर करेंगे। बट ध्यान रहे, बट अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी। अगर कोई रिंग एंटी एरोमेटिक हो रही है उसे अवॉइड करें। मेटिसिटी, टीसीटी, एंटी एरोमेटिसिटी को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, पहला चीज। दूसरा चीज, 7 मेंबर्ड बिलो रिंग इज अनस्टेबल विद ट्रिपल बॉन्ड, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह है कि 3 और 4 मेंबर, ये थोड़ा सा इज स्लाइटली लेस स्टेबल विद डबल बॉन्ड, थोड़ा सा डबल बॉन्ड के साथ भी असहज महसूस करती हैं 3 मेंबर और 4 मेंबर की रिंग। तो यहां पर कुछ एक विशेष व्यवस्था होती है। अब उस व्यवस्था का क्या नाम है वो तो जानेंगे, पर आप ध्यान रखिएगा कि हम साइक्लाइजेशन कराएंगे, लेकिन साइक्लाइजेशन कराते वक्त डाई रेडिकल अगर बन जाए तो ध्यान रखिएगा कि
आप जो साइक्लाइजेशन कराएंगे वो इंटरमोलिकुलर ना करा के कौन सा कराएंगे, इंट्रामोलिकुलर कराएंगे। ध्यान रहे कि इंट्रामोलिकुलर कराने के दौरान एंटी एरोमेटिसिटी ना आ जाए, उसे अवॉइड करेंगे। 7 मेंबर से छोटी रिंग की में ट्रिपल बॉन्ड ना आ जाए, उसे ध्यान रखेंगे। 3 मेंबर या 4 मेंबर को अवॉइड करेंगे कि वहां पर डबल बॉन्ड ना बने। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो चलते हैं। और देखिए, एक खास बात और देखिए, जो मैंने तुम्हें यहां बताया, अगर कार कुछ ना कर पाए, कुछ ना कर पाना मतलब रेजोनेंस और इंटरनल, इट कैन रीअरेंज इटसेल्फ। एक और बात है कि फ्री रेडिकल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या तुम्हें पता था? लेकिन तुम बोले नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। सो एनी न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन इट। सो इंटरनल अटैक पॉसिबिलिटी इज देयर। इंटरनल अटैक की पूरी संभावना बनी हुई है। इंटरनल अटैक पॉसिबिलिटी इज देयर। कैसे? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। ऐसे कैसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। ये लो, ये है इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफिलिक साइट। क्या आप समझ पा रहे हो? ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट। अटैक करने के दौरान आपको इस बॉन्ड का होमोलिसिस करा के ही अटैक करना है। बड़ी रिंग को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बना देंगे, तो एक यहां पर रेडिकल रह जाएगा, यानी कि 5 मेंबर रिंग विद रेडिकल। 5 मेंबर की रिंग विद रेडिकल आपको बनते हुए नजर आएगी और आ रही है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि भैया इंटरनल अटैक की भी पूरी संभावना है, लेकिन वो इंटरनल अटैक होता कैसे है मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे, चलिए जल्दी जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। आप कहें तो एक महत्वपूर्ण एग्जांपल ले लूं मैं, आप कहें तो। हैं जी, हैं जी, आप कहें तो ले लें एक महत्वपूर्ण। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। मान लीजिए आपने ये बना लिया, मान लीजिए आपने डायरेडिकल बना लिया। अब आप पहला प्रयास करेंगे इंट्रामोलिकुलर का। यह पहला प्रयास किया आपने इंट्रामोलिकुलर का। 6 मेंबर की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड लगाने की गुस्ताखी जो आपने की है, इसके लिए आपको प्रकृति माफ नहीं करेगी। मैंने अभी अभी लिखा था 7 मेंबर रिंग से छोटी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड मत लगा देना। मानोगे नहीं, पर तुम अनस्टेबल करवा दिया ना इसे। अनस्टेबल हो गया है ये, करवा के ही माने तुम अनस्टेबल। किसी ने कहा गुरुजी क्या बात हो गई, तो 2 आपस में जोड़ लेते हैं। अरे क्या बात हो गई, 2 आपस में जोड़ लो, जोड़ लो भैया। ये बीच वाली रिंग मुझे तो एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रही है। ये बीच वाली रिंग मुझे तो एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रही है। पता नहीं तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, पर मुझे तो ये एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रही है। अगर आपको ये नहीं पता कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है, तो पढ़िए एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता देना चाहता हूं कि जब किसी रिंग में साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो, रिंग प्लेनर हो और वो हक्कल रूल को फॉलो ना करे, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा ना हो, या इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो, तो वो एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। जो एंटी एरोमेटिक देख रहे हो हाईली अनस्टेबल होता है। 2 भी नहीं जुड़ पाई भाई साहब, नया प्रयास करते हैं। क्या आप तैयार हैं नए प्रयास के लिए? नए नए प्रयासों से ही मंजिल मिलेगी।
मंजिल मिलेगी भले ही भटक कर ही सही, और बदकिस्मत तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। रेडिकल रेडिकल लिटिल स्टार। ये लो, जोड़ दो, जोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आओ देखो, देखो जरा, गुलाबी रंग का इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए। क्या आपको ये रिंग एरोमेटिक दिखाई दे रही है? क्या आपको ये रिंग एरोमेटिक दिखाई दे रही है? मुझे तो दे रही है। तो ये बेंजीन बन गई एरोमेटिक। तो कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके सामने व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था देखने को मिले, तो 4 मेंबर की रिंग विद डबल बॉन्ड थोड़ा असहज महसूस करेगी, थोड़ा असहज हो जाएगी ये, क्योंकि आपने स्ट्रेन डेवलप कर दी। sp2 डबल बॉन्ड आते ही कार्बन के भाव बढ़ जाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड आते ही sp2 हो जाता है, और sp2 होते ही वो कहता लाओ भैया बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हम कहते हैं कि हम कहां से 120 डिग्री दे दें जब अवेलेबल ही हमारे पास 90 डिग्री का है। अरे भाई, जब अवेलेबल ही 90 डिग्री का, हम कहां से 120 दे दें इसको? कहता अनस्टेबल हो गया। वो जा अनस्टेबल हो गया तो हमारा क्या कर लेगा, ठीक है ना। आओ, तो ऐसे केस में क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल साझा करते हैं इंटरनल अटैक से, और इस तरह से इस बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। इस तरह से इस बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। रेडिकल रेडिकल लिटिल स्टार आपस में जुड़ जाते हैं और 1,3 ब्यूटाडाइन बनाते हैं, और 1,3 ब्यूटाडाइन बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे भी होता है मेरे भाई, ऐसे भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करेंगे, 3 से 4 मेंबर की रिंग ना बनने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कतई मलाल आपको इसका नहीं होना चाहिए कि आप ध्यान नहीं रख पाए, नहीं रख पाए, नहीं रख पाए भाई। आओ देखो जरा, आओ देखो जरा, अगर रेडिकल यहां और यहां बन गया तो आपके दिमाग में क्या आता है, इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या जोड़ दिया जाए इन दोनों को डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करोगे तो यहां पर 4 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। 4 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड, कलेश हो जाएंगे भाई साहब इसके घर पे कि ये क्या कर डाला, तुझे भेजा किस लिए था और तूने कर क्या डाला। तो ये आप करना अवॉइड करेंगे, बल्कि वही होमोलिसिस कराएंगे, होमोलिसिस कराएंगे और मजे लूट लेंगे। मजे कीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और बेंजीन के बनने की खुशियां मनाइए, बेंजीन के बनने की खुशियां मनाइए। हालांकि 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन इज अलाउड। यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन 100% अलाउड है, 100% अलाउड है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, कैसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कैसा कुछ, ऐसा कुछ, कैसा कुछ, ऐसा कुछ, अगर ये बन जाए तो फाइनली क्या होगा। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का विशेष ध्यान रखेंगे, इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल का भी ध्यान रखेंगे, होमोलिसिस करा दे। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन रही, बना ले, बना ले। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए यहां से और यहां से, जो गरीब कार्बन मरेगा वो ये वाला इसके ऊपर रेडिकल रह जाएगा। 6 मेंबर की रिंग अलोंग विद रेडिकल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी, और रेडिकल कुछ ना कर पाए तो ये 2 काम तो कर ही सकता है, कॉम्बिनेशन और डिसप्रपोर्शनेशन अपने जैसे भाई के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री का रेडिकल है और 2 डिग्री वाला कंबाइन कर सकता है।
2 डिग्री वाला कंबाइन कर सकता है, तो ऐसा भी होता है। इन सब चीजों के बारे में भी तुम्हें अवेयर रहना होगा। आओ देखो, पढ़ के देखो जरा, जरा एक बार पढ़ के देखिए, खुद को थोड़ी तकलीफ दीजिए, दीजिए थोड़ी तकलीफ खुद को, पढ़ के देखिए क्या आप पढ़ पा रहे हैं। एक बार देखिए ना खुद से पढ़ के क्या दिक्कत है। मैं पानी पी लेता हूं, आप कहो तो। क्या मौसम आया है गर्मियों का भाई साहब। जो गर्मी पड़ती है बड़ी रोचक पड़ती है, रोचक रोचक गर्मी। चलिए जी, आइए, क्या बता रहा था मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आइए देखिए, इंटरनल अटैक एज पर CFR एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, जनरल रिएक्शन ऑफ ये इंटरनल अटैक करवा के दिखा दिया। No external species available to attack on CFR, then CFR can get combined with each other और disproportionation, या तो ये कंबाइन कर जाएगा या तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कर जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस पर बेस्ड है, कॉम्बिनेशन 0 डिग्री में और डिस्प्रोपोर्शनेशन 3 डिग्री में। इन जनरल डिस्प्रोपोर्शनेशन हाई टेम्परेचर पर टेक प्लेस करेगा और जो कॉम्बिनेशन है वो रूम टेम्परेचर पर फॉलो करेगा। आइए आइए, इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं, समझिए, वीडियो पॉज करिए और समझिए, वीडियो पॉज करिए और समझिए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये आपको देखना। तो आई थिंक तुमने इसके बारे में जरूर सोच लिया होगा। 3 डिग्री के केस में मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन करा दिया है, कॉम्बिनेशन करवा दिया है, मेजर प्रोडक्ट हमें राइट करना है। तो देखिए, बिना ये है हमारा रेडिकल, मान लो यहां बना, BR एक्सटर्नल रेडिकल है, दिस इज द एक्सटर्नल रेडिकल। तो पहला काम ये रेजोनेंस कर सकता है, ये रेडिकल, ये रेडिकल। ये 3 डिग्री का रेडिकल है, ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री का रेडिकल है, कम स्टेबल है। समझ पा रहे हो, यहां पर BR अटैक कर गया, यहां पर BR अटैक कर गया, तो दो प्रोडक्ट यहां से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो अपने आप को क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। कार्बन फ्री रेडिकल कैन रीअरेंज इटसेल्फ। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से, ये नहीं है। कार्बन फ्री रेडिकल कैन रीअरेंज इटसेल्फ, इट कैन रीअरेंज इटसेल्फ। एक छोटी सी बात देख लो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात यह है कि देखो, ये एसिड है, लिखा हुआ है इसलिए दिखा देते हैं। ये है हमारा एसिडिक एच। ये कौन है, ये जालिम कौन है, एसिडिक एच कौन है, बेस, एसिड बेस रिएक्शन करा दी, कॉपर+2 एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर+1 में जाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये हो गया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है ऑक्सीजन पर रेडिकल। बाप रे बाप, क्या करवा डाला, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना डाला। रेजोनेंस करके तुरंत यहां आएगा और कहेगा मुझे शांत करो, एक जैसे दोनों जुड़ जाएंगे और फिर बाद में टोटोमेरिज्म यहां से देखने को मिलेगी और ये
बाइफिनाइल आपको बनते हुए नजर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना। इस रिएक्शन के माध्यम से मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर +1 में जाने की टेंडेंसी रखता है। कॉपर +2 एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर +1 में जाने की टेंडेंसी रखता है। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से। अब आप देखो, एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। क्या ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं? हाँ सर, आप बता चुके हैं। आइए आइए देखिए, यहां पर तुमने करवा दिया है इंटरमोलिकुलर प्रोसेस और यहां पर तुमने कराया है, इसकी डेल्टा एस क्या हो गई? घट गई। एंट्रोपी का घटना अनस्टेबिलिटी माना जाता है। इंट्रामोलिकुलर में, इंटरमोलिकुलर में अनस्टेबिलिटी माना जाता है। यह इंट्रामोलिकुलर में एंट्रोपी घटी नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस फेवरेबल होगा, क्योंकि डेल्टा एस जब पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा। समझ पा रहे हो? अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स हर जगह लग जाता है यार, मैं समझ सकता हूं। जैसे ही बेचारे बच्चों के सामने थर्मोडायनेमिक्स का नाम लिया जाता है, उनके चेहरे से या तो एक कुटिल हंसी वहां देखने को मिलती है हमें, और हंसी ये कहती है कि बाप रे, किसका नाम ले दिया? थर्मोडायनामिक्स। ओ, ये तो वो है। हाँ, ये वही है जिसे हमने अवॉइड किया था, और आज ये हमें अवॉइड कर चुका है। मेरी बात को ध्यान से समझो, जिसको तुम अवॉइड करते हो एक दिन वो तुम्हें अवॉइड कर देता है। थर्मोडायनामिक्स जब स्टार्ट होता है, मैं जानता हूं कि 11th क्लास वाले बच्चों पर प्रेशर रहता है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहता है, संकट रहता है। उस समय वो अवॉइड करते हैं, थर्मोडायनामिक्स बचने की कोशिश करते हैं, और थर्मोडायनामिक्स बच जाता है एक दिन उनसे। मैं वो बात है ना, कहते हैं ना कि इतना शिद्दत से तुम याद करते हो खुदा को, अगर खुदा ने किसी दिन एक पल के लिए याद कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक है ना? भगवान ने अगर याद कर लिया एक पल के लिए कि आजा मेरे पास आजा, दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आओ देखो, कहाँ की बात चल रही थी? थर्मोडायनामिक्स की चर्चा चल रही थी। तो जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीक है, उनकी लिस्टिंग करिए। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो आप इंजीनियर जब बनेंगे तो जिंदगी में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो थर्मोडायनामिक्स आना ही चाहिए आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं होगा थर्मोडायनामिक्स के अलावा, को नहीं आने के अलावा। और आता कैसे है? फील लो उसकी। फील कैसे लोगे? रोज के 5 पेज 6 पेज 5 पेज 6 पेज 5 पेज 6 पेज, बस ये पढ़ना शुरू कर दो, फील आ जाएगी। आ जाएगा धीरे धीरे। एकदम से थर्मोडायनामिक्स पढ़ने की कोशिश करोगे, जिंदगी में नहीं आ सकती भाई। तुम गलती क्या करते हो? तुम गलती बस यही तो करते हो कि रोज रोज जो है वो पूरा लग जाते हो कि आज ही आग लगा दूंगा मैं। अरे भाई, क्यों करना है ऐसा? क्यों करना है? कोई आज ही पढ़ के थोड़ी आईटी जेई देनी है। आईटी जेई देने के लिए आपके पास भरपूर समय है, तो लीजिए ना समय। क्यों आप 5-6 दिन का इस्तेमाल नहीं करते? आप ये टारगेट क्यों नहीं बनाते कि मैं 7 दिनों में कंप्लीट करूंगा? देखिए, छोटा टारगेट लिया जा सकता है। मैं तुम्हें कहूं कि मुझे 1 रुपया दे दो, हंसते हंसते दे दोगे। मैं तुम्हें कहूं 1 लाख रुपए दे दो, तकलीफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं तुमसे रोज 1 रुपया बातों ही बातों में मांगू, तो एक ना एक दिन जाके वो 1 लाख हो जाएंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। एसआईपी, समझ पा रहे हो? तो एसआईपी करो पढ़ाई में भी। पढ़ाई में भी एसआईपी होनी चाहिए। जैसे आप धन के मामले में एसआईपी करते हो, थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाते हो, एक दिन बढ़ जाता है, अपने आप ज्यादा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं, सॉरी, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, उड़ान होती है। आओ देखो, तो एसआईपी करो पढ़ाई के मामले में। ठीक है ना? समझ गए होंगे। आइए देखिए, ये वाला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें करा दिया है, एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है क्या। एक बार वीडियो पॉज करके इसे समझने की कोशिश करिए, देखिए समझ में आ रहा है क्या। समझ में आ रहा है क्या? एक बार देखो। लाजवाब, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सीट आपके लिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आपके लिए
केवल और केवल आपके लिए। वीडियो पॉज करना शुरू करिए, प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए। भैया वीडियो पॉज कर दीजिए, भैया वीडियो पॉज करके बनाइए, इसे बनाइए। इसे बनाइए, बनाइए इसे, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए जी, आई थिंक आपने बना लिया होगा। आइए देखिए, अगर आप बना रहे हैं तो वीडियो पॉज ही रखिएगा, और अगर आपने बना लिए हैं तो देख लीजिए। अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारी ऑनलाइन कक्षा चल रही है। ठीक है ना। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से, यहां पे क्या होगा मेरे भाई। 8 मेंबर की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आराम से स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड बना देना, बना देना ट्रिपल बॉन्ड। 3 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग। यहां पर 4 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ कराएंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन बना दो यार, बना दो। जब डबल बॉन्ड ही स्टेबल नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड कहां से स्टेबल हो जाएगा। क्यूमिलीन बना दो, अरे क्यूमिलीन बना दो यार, बना दो। क्या दिक्कत है क्यूमिलीन बनाने में? कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूमिलीन कहते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी स्ट्रक्चर को, इस प्यारी स्ट्रक्चर को क्यूमिलीन कहा जाता है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग, 6 मेंबर की रिंग विद रेडिकल अपने जैसे भाई के साथ। फाइनली इसको चरम सुख की प्राप्ति होगी, इसको फाइनली चरम सुख की प्राप्ति होगी। इसको ऐसे होगी, इसको कैसे होगी? ये 6 मेंबर की रिंग को आप ऐसे बना लीजिए, और ये है और ये है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए पंखे की पंखुड़ी की तरह। ये बन जाएंगे, ये दोनों तो लग ही रहे हैं, जुड़ जाएंगे। ये भी लग रहे हैं, जुड़ जाएंगे। 3 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेंजीन बनाइए ना होमोलिसिस करके। कौन मना कर रहा है? कोई नहीं कर सकता तुम्हें मना। आओ इसमें ऐसे जोड़ दो, आओ इसमें ऐसे जोड़ दो। अब ये देखो, ये इसके ऊपर इंटरनल अटैक करेगा। यहां पे रेडिकल, पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ये रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, यूं हो जाएगा। अगला जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, यूं। और ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये अपने जैसे के साथ जुड़ जाएगा भाई साहब, अपने जैसे के साथ जुड़ जाएगा। ये 3 डिग्री वाला है, PS3C जो है ये 3 डिग्री वाला है भैया। और 3 डिग्री वाले में कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, 3 डिग्री वाले में कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। डिसप्रपोर्शनेशन हो सकता है, लेकिन बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन ही नहीं है। अरे भाई डिसप्रपोर्शनेशन किसका कराओगे? ये रही बीटा पोजीशन। आपको दिख रहा है क्या हाइड्रोजन? क्या आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे भैया मुझे तो नहीं दिख रहा है हाइड्रोजन, तुम्हें कहां से दिख गया? तो देखिएगा, यहां अब कुछ तो करना पड़ेगा रेडिकल में। तो यहां ये रेजोनेंस करके आता है यहां पर, और अपने जैसे के साथ आके जुड़ता है 3 डिग्री के साथ, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉम्बिनेशन करवाया जा सकता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉम्बिनेशन करवाया जा सकता है। ये ऐसा देखने को मिलता है, इतना अद्भुत नजारा तुम्हें देखने को मिलता है। ये है तुम्हारी स्क्रीन पर जो तुमने आज के क्लास में पढ़ा कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। ये तुमने पढ़ा है कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा
ये आप स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले ही लिया होगा। अब मैं तुम्हें कार्बन आयन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूं? कार्बन आयन की कोई ज्यादा बड़ी दुनिया नहीं है। कार्बन आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्पीसीज है, लोन पेयर होता है विद नेगेटिव चार्ज, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, acid base reaction are the fastest reaction, are the fastest reaction। मान लो कि तुम्हारे पास ये है, जिसके पास भी एसिडिक एच है, कौन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। अगर इसके सामने कोई R माइनस लेकर के आए तो ये R माइनस इस H को खा जाएगा, क्योंकि R माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज्यादा पावरफुल, खींच लेगा यहां से H खींच के CH3O माइनस और साथ में RH बना देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है तो वो कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। और यह है कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या क्या कर सकता है? कार्बन आयन क्या क्या कर सकता है? पहला चीज, रेजोनेंस कर सकता है। क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। और क्या कर सकता है? अगर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप है तो इंटरनल अटैक कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। और अगर कोई दूसरा सामने आ जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल with a substrate along with living group, with a substrate along with living group। अगर कोई सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप के साथ है, अटैक कर देता है उस पर, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी मानो, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। रेजोनेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात देखिए, एक बात देखिए, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस तो कर ही सकता है, और मॉलिक्यूल में कहीं भी, कहीं पर भी लिविंग ग्रुप हो, अरे कितना ही बेकार लिविंग ग्रुप हो, ये मारता है इंटरनल अटैक, ये मारता है इंटरनल अटैक। और क्यों मारा इसमें? क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव था, जैसे ही इंटरनल अटैक लगा बाहर भाग गया लिविंग ग्रुप, क्योंकि कार्बन तो अपना बचाव करेगा ना। इंटरनल अटैक का मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर के ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करने लगता है, कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगते हैं, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूं, मैं तो नहीं निकलूंगा। वो तो कहता है मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं नहीं निकलूंगा, तो लिविंग ग्रुप को ही निकलना पड़ता है। और देखिए आप, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और बगल के कार्बन पर लिविंग ग्रुप, भैया इंटरनल अटैक लगता है और ये बाहर निकल जाता है, इंटरनल अटैक से ये बाहर निकल जाता है। ध्यान रखना, इंटरनल अटैक हमेशा इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में लगता है, क्योंकि एबीएमओ के साथ ये नेगेटिव चार्ज ओवरलैप करता है। और जब किसी मॉलिक्यूल के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी घटती है। अगर किसी मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप
और उसी पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और उसी पर लिविंग ग्रुप। रिपल्जन के कारण ये माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अब आप देखिए इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो ये रहे और दो चार, 6 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बीन कहलाता है। 6 इलेक्ट्रॉनों वाला कार्बीन कहलाता है। क्या इसे हम कार्बीन कह दें? हम इसे क्यों नहीं कह सकते कार्बीन? हम इसे कार्बीन कह सकते हैं और बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं, कह दिया है इवन, हम इसे कार्बीन कह सकते हैं। आइए देखिए कार्बन आयन, एक ही उपाय है इसके पास, रेजोनेंस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। R माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, नहीं निकलता है जब तक कंज्यूमेबल साइट पास में ना हो। कुछ रिएक्शंस होंगी जिनमें हम इसे निकालेंगे, लेकिन सशर्ते। एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट है, ये ध्यान रखना। एक चीज होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ हो, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बन मेटल का बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि R माइनस जनरेट करता है, जैसे RMgX हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2CuLi हो गया जिलमान्स रिएजेंट। समझ पा रहे हो? इनका काम क्या है? R माइनस जनरेट करना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का काम क्या है? R माइनस जनरेट करना। एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट है और रेजोनेंस तो ये कर ही सकता है, रेजोनेंस तो ये कर ही सकता है। समझने का प्रयास कीजिए। आइए देखो, अब एक चीज देखो, ये तो अपन देख लिया, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता दूं तुमको, अगर तुम कहो तो। मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि CH3CHO जो है वो RMgX के साथ रिएक्शन करके CH3CHOHR ये बनाता है, साथ में ये बनाने का काम करता है। OHMgX ये बनता है। अब ये हो गई मेरे पास एक थ्योरेटिकल रिएक्शन। ये क्या है मेरे पास? थ्योरेटिकल रिएक्शन। इसमें जो रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, इनका सम कहलाता है मोलिकुलरिटी। इनका सम क्या कहलाता है? मोलिकुलरिटी कहलाता है। 1 + 1 2। इट इज अ बायमोलिकुलर रिएक्शन। इट इज ए बायमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? मोलिकुलरिटी कहलाती है। थ्योरेटिकल वैल्यू है मोलिकुलरिटी। किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, ये कहलाता है उसका मोलिकुलरिटी। अब दूसरा चीज है, हमें इसका एक मैकेनिज्म पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन हुई कैसे। इसका मैकेनिज्म देखिए, इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए कैसे हुआ। CH3COH, ये लुईस एसिड है क्या? बिल्कुल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो लुईस एसिड होता है। क्या ये लुईस एसिड है? बिल्कुल है। दिखता नहीं है लेकिन होता है। ये लुईस एसिड है, ये है लुईस एसिड आपके सामने। अब इसके पास आता है कोई R माइनस जुड़ने के लिए, R माइनस इसके पास जुड़ता है। अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। बॉन्ड एंगल कितना? 120 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। जैसे ही R माइनस इसके ऊपर आके जुड़ेगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, पर खच्चे उड़ जाएंगे इसके।
ये बन गया है ये वाला, ये। अभी बताइए बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री का, क्योंकि वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया भैया। बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री, 109 डिग्री का हो चुका है बॉन्ड एंगल। तो ये स्लो स्टेप होता है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें इसको लेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव करा रहे हो। ये स्लो स्टेप है, ध्यान रखिएगा। जो स्लो स्टेप होता है हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, इसकी रेट की स्टडी करते हैं। इसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कुल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, R माइनस और एक ये, टोटल 2 मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो उनका क्या कहलाता है, ऑर्डर। इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या समझे तुम, ये समझे कि जो ऑर्डर है वो बिना रेट डिटरमिनिंग स्टेप के नहीं बताया जा सकता, पर मोलिकुलरिटी को हम सीधा ही बता सकते हैं। मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, बट जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम बिना आरडीएस के नहीं बता पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, ही आगे काम आएगा, इसलिए तो बता रहा हूं। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, लुईस एसिड 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, स्ट्रेन कम है, आराम से सब सही चल रहा है, कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आ गया, यही स्लो स्टेप है, यही स्लो स्टेप है। इसके ऊपर अटैक मार दिया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का हो गया, इसका रिएक्टिविटी कम हो गई। तो फर्स्ट स्टेप में ये अटैक करके Cl को बाहर निकालता है और ये बनता है। तो फर्स्ट स्टेप की हम स्टडी नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्लो स्टेप जो है उसी की स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर सबस्ट्रेट की जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है किसी भी रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की मल्टीप्लीकेशन पावर्ड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे a प्लस बी a+2b से प्रोडक्ट बन रहा है, और मान लो यही रिएक्शन की रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो हम लिखेंगे रेट बराबर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या के ले लो, के रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लीकेशन पावर्ड बाय देयर स्टोइकोमेट्री, पावर्ड बाय देयर स्टोइकोमेट्री, और टोटली एक्सपेरिमेंटल होता है। मोलिकुलरिटी भी यहाँ 2 ही नजर आ रही है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, बाई मोलिकुलर रिएक्शन, सम ऑफ रिएक्टेंट इन ओवरऑल रिएक्शन, ऑर्डर 2 हो गया है, ठीक है ना। और मोलिकुलरिटी भी कितनी हो गई है, 2, क्योंकि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम रहें, हो सकता है दोनों अलग अलग हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। वीडियो पॉज करके लिख रहे होंगे आप। आइए देखिए कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन commonly used in organic chemistry। एक होगा कोई किसी को हटा के उसकी जगह आ जाए, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एक होगा कोई ग्रुप है वो निकल ही जाए छोड़ के, वो होगा एलिमिनेशन, को छोड़ के निकल जाए। कोई छोड़ के ही निकल जाए वो होगा एलिमिनेशन, छोड़ के ही चला जाए एलिमिनेशन। और कोई किसी की जगह आके बैठ जाए वो तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। और कोई जुड़ जाए तो वो कहलाएगा एडिशन। कोई जुड़ जाए तो हम उसे एडिशन कहेंगे। तो एलिमिनेशन और एडिशन, जैसे जैसे ये Lg माइनस की फॉर्म में निकल जाए और नया न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाए, ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल गया, नया न्यूक्लियोफाइल आ गया। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वैसे ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है, CFR भी होती है। एक रेडिकल चला जाता है और उसकी जगह नया रेडिकल आ जाता है। एलिमिनेशन, अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाए और एल्किन बन जाए, दैट इज एलिमिनेशन।
और एडिशन का मतलब किसी एल्कीन पर आपने कोई भी चीज जोड़ दी, HCl जोड़ दिया मान लो इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस तरह से चलता है। ये हमारे पास इतने टाइप की रिएक्शंस होती हैं: एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कहीं भी हो सकता है, एलिमिनेशन होगा एल्कीन्स में क्योंकि इससे एल्कीन बनेंगी। जो एडिशन होगा वो डबल बॉन्ड पर होगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर पहले जुड़ने आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये कार्बोनाइल में देखोगे। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी एल्कीन में आपको देखने को मिलेगी। सब्स्टिट्यूशन, पुराना निकल जाए नया जुड़ जाए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड में देखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्काइल हैलाइड में देखोगे, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्कीन में देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन हम एल्कीन में देखेंगे और रीअरेंजमेंट कहीं भी हो सकता है। जैसे आप मैचेदा कॉलम देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैचेदा कॉलम देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ है। यहां पर तक मैं आपको सारे रीअरेंजमेंट बता चुका है, सारे इंटरमीडिएट के बारे में बता चुका हूं, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता चुका हूं। अब हम आगे अगली क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे वाली पढ़ेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां तक था, यहां तक नहीं था, अभी तो और आगे बचा हुआ है, मतलब इंटरमीडिएट यहां तक थे। ट्रांजिशन स्टेट, कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, ये सब अपन ने कर लिए हैं। यहां तक के नोट्स प्रॉपर बने हुए होने चाहिए तुम्हारे, यहां तक के मुंह जबानी तुम्हें आने चाहिए सारी चीजें। यहां तक अब कोई दिक्कत तुम्हें रहनी नहीं चाहिए। अब हम अगले टर्न से रिड्यूसिंग एजेंट शुरू करेंगे। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट कौन किसके साथ क्या करता है। एक्चुअली ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ये किसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी प्रश्न का माहौल ही बदल देते हैं, इसलिए तुम्हें ये आने चाहिए, ठीक है ना। तो इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट और बेसिकली वो सब बातें तो मैं तुम्हें बता ही चुका था। आइए देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो मैं तुम्हें बता चुका था। फिशर का और वो सब प्रोजेक्शन के बारे में मैं तुम्हें बता चुका था। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं वो मैं तुम्हें बता चुका था। चलिए अगले टर्न पे ही शुरू करेंगे फिर अगली नई कहानी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट से जुड़ी हुई है। आज के टर्न पे बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।